लोग स्टार्ट करने वाले हैं और अभी भी रास्ते में लर्नर्स हैं। मेन ये जो सेशन है वो बेसिकली एजुकेटर्स का लर्नर्स के साइड में जो भी हमारे से कुछ भी पॉइंट्स लेकर के जाना चाहेंगे यहाँ से लर्नर्स, क्योंकि हर एक लर्नर या हर एक ऐसे स्टूडेंट को लगता है कि भाई अगर वो इंजीनियर्स कॉन्क्लेव यहाँ पे अटेंड कर रहा है तो उसके माइंड में ये तो रहेगा ही कुछ ना कुछ मुझे अपने एजुकेटर से मिले। तो बिल्कुल वो घड़ी बस थोड़ी देर में स्टार्ट होगी, हम लोग ये सेशन स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा आपको वेट करना रहेगा और उसके बाद फिर आपको पता है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है। क्या आप अपने मन में कोई भी अगर क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप जिनसे भी पूछना चाहते हैं उनसे पूछेंगे, अब आपको बोलना है नो सर, कोई भी, और नो सर में ज्यादा दम होता है क्योंकि यार नेगेटिव पावर अराउंड में उसी को आपको यहां पर देकर के जाना है। आपके मन में कोई भी डाउट इस गेट से बाहर निकलने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो आपको अपना डाउट पूरा का पूरा क्लियर करना है। मैं यहां पर फिलहाल आमंत्रित करूंगा बिकॉज इंजीनियर्स कॉन्क्लेव है, इंजीनियर्स के पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो फिलहाल जिस अपॉर्चुनिटी से आपको यहां पर अवगत कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा गेट ईएससी, वाई गेट ईएससी, और एजुकेटर्स जो यहां पर आएंगे इनका काफी एक्सपीरियंस है इस चीज में, क्योंकि इनके सारे जो लर्नर्स हैं, सारे जो बोलना चाहिए कि एक्स लर्नर्स हैं, वो अपनी अच्छी जगह पर प्लेस हैं, चाहे वो एमटेक के थ्रू हो या फिर पीएसयू के थ्रू हो। तो सर लोग यहां पर आएंगे, बात करेंगे। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा यहां पर, और ये वाला जो सेशन है इसका कार्यभार डालूंगा मैं अंकित सर के हाथ में। स्टेज पर आमंत्रित करूंगा अंकित सर, प्लीज आते जाए प्लीज। मंडल सर, उमेश भांगे सर, विश्वदीप गोती सर एंड प्रकाश सर, प्लीज आप लोग आ जाए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है कि वाई गेट एंड ईएससी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कभी आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके मन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि आप इस एग्जाम से क्या अचीव करना चाहते हो। देखो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ एग्जाम देते हैं एग्जाम देने के लिए, बट अनलेस यू हैव अ अल्टीमेट गोल, अनलेस यू हैव अ अल्टीमेट पिक्चर कि आप कहां पहुंचना चाहते हो, आपको कभी भी मोटिवेशन नहीं रहेगा इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। अब दो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके लिए गेट एग्जाम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा जाना जाता है, दैट इज एमटेक एंड पीएसयूज, राइट। बहुत सारी ब्रांचेस हो गई, जैसे सीएस हो गया, ईसी हो गया, वो लोग एमटेक को प्रेफर करते हैं। अदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले बच्चे पीएसयू को प्रेफर करते हैं। बट गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं कहूंगा इंडिया में किसी भी एग्जाम से ज्यादा अपॉर्चुनिटी है गेट एग्जाम के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड रह जाती हैं, और आज हम उन्हीं की चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ढांडे सर से कि पीएसयू और जॉब की कितनी अपॉर्चुनिटी होती है गेट एग्जाम के थ्रू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखिए गेट और ईएससी के बारे में इन जनरल तो जैसे आप पढ़ते भी रहते होंगे, गेट के एडवांटेजेस क्या है। तो गेट का स्कोर कार्ड, जैसे मैं बहुत सारे सेशन में बोलता हूँ कि गेट का जो स्कोर कार्ड है वो ट्रम्प कार्ड है। एक्चुअली अगर गेट का स्कोर कार्ड आपके पास अगर आ जाता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी इतनी ओपन हो जाती है। परंतु सर जैसे बोले कि इंडिया में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसकी अपॉर्चुनिटी किसी एक एग्जाम के बाद आपको इतनी मिलती होगी। मतलब एक स्कोर कार्ड आपके पास रखा हुआ है, उसके बाद आपको एमटेक करना है, आपकी चॉइस है कि आपको एमटेक करना है, आपकी चॉइस है कि आपको पीएसयू करना है। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि सर सीधे ही बी कंप्लीट हुई और पीएसयू में जाना है, लाइफ सिक्योर होगी और स्टार्ट से हमारी जो जर्नी होगी बड़ी बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन देखिए आपके पास कई बार ऐसा होता है कि 1 ईयर आपके पास पीएसयू में रहने के बाद आपको फील होता है कि नहीं यार पीएसयू का जो मजा है उससे ज्यादा मजा जो है वो एमटेक का है, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने का मजा है, आईआईसी बेंगलोर में पढ़ने का मजा है। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आप पीएसयू में 1 साल काम करने के बाद आपको लगा कि आप एमटेक करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। आपको अगर एमटेक करने चले गए सपोज करो और आपको लगा 6 मंथ के बाद कि यार मेरे को ड्रॉप करना है, मेरे को एमटेक नहीं करना है, तो आपके पास स्कोर कार्ड 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसका स्कोर कार्ड 3 इयर्स के लिए वैलिड हो, इंडिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो इनफाइनाइट है। एक बार आपका अच्छा स्कोर कार्ड आ जाए फिर आपको आईआईटीज जाना है, आपको एनआईटीज जाना है, ट्रिपल आईटीज जाना है, इवन किसी को अगर इंडिया से बाहर भी जाना है जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है तो बाहर भी आप एमएस करने जा सकते हो। तो आपके पास सब ऑप्शन है।
इवन अगर किसी का कॉलेज में प्लेसमेंट भी हो गया, सपोज करो कॉलेज में लास्ट ईयर में आप किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो, NITs में पढ़ते हो, IIITs में पढ़ते हो, आपके कॉलेज में प्लेसमेंट आ रहा है और प्लेसमेंट में अगर आपका हो गया और उसके बाद आपका गेट का रैंक भी आ गया। ऐसे मेरे बहुत सारे एस्पिरेंट, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनका हर जगह हो जाता है। उसके बाद उनको लगता है कि सर क्या करें, क्योंकि उनका बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर मेरा प्लेसमेंट लग गया, सर मेरा 12 लाख का पैकेज लग गया, तो सर मैं IIT बॉम्बे मेरे को मिल रहा है, मैं अभी जाऊं कि नहीं, या मेरे को IISc बेंगलोर मिल रहा है, मैं जाऊं कि नहीं। तो मैं बोलता हूं कि ठीक है, चॉइस आपकी है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जॉब करने चले जाते हैं 1 साल के बाद, अब उनको लगता है कि नहीं सर अब 1 साल के बाद तो एक्सपीरियंस हो गया, अब चलो मैं एमटेक कर लेता हूं। तो मेरे को लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी और किसी स्कोर कार्ड से नहीं मिल सकती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंजीनियर हो तो मेरे को लगता है कि गेट के एग्जाम से बड़ा एग्जाम इंडिया में कोई एग्जाम नहीं है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको यूज करना है। ओके, थैंक यू सर। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। जैसे देखो, गेट की अपॉर्चुनिटी सब लोग जानता है, एमटेक है, MS है, PSU जॉब है, सरकारी नौकरी है। लेकिन जब मैं कॉलेज में था और मेरा फाइनल ईयर में 8th रैंक था, तो जब आप लोग कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हो ना कोर कंपनीज के, तो गेट का स्कोर एक चीज का एक सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेशन है कि यू आर टेक्निकली केपेबल। तो यार उस समय पे मैं क्वालकॉम जैसे जॉब में बैठा था और उसके इंटरव्यू में एक भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। रीजन इज कि यार आप ना गेट में ऑलरेडी रैंक ला चुके हो, तो आपकी टेक्निकल एबिलिटी पे हमको डाउट नहीं है। तो बेसिकली व्हेन यू कैरी अ गेट स्कोर कार्ड, यू आर कैरिंग अ सर्टिफिकेट दैट यू आर टेक्निकली केपेबल। आप एक अच्छे इंजीनियर हो, आपको अपने डोमेन की नॉलेज है, और ये चीज ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर में बल्कि आपको प्राइवेट सेक्टर में भी मदद करती है। तो अगला मैं चलूंगा विश्वदीप सर की तरफ। विश्वदीप सर, जनरली इंडिया से बाहर जाने की जो अपॉर्चुनिटी है गेट एग्जाम से, वो काफी अनएक्सप्लोर्ड रह जाती है। और मेरे माइंड में भी एक कंफ्यूजन आता है, ये एमटेक MS ये 2 कोर्सेज खुलते हैं, मोर और लेस सिमिलर साउंड करते हैं। What is the exact difference and whether a student should prefer studying in IITs, IISc or should they go abroad? Okay, पहले मैं एमटेक वर्सेस MS की बात करता हूँ। तो इंडिया में ही दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, एमटेक भी है, MS भी है। MS का नाम अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग होता है, कहीं एमटेक रिसर्च के नाम से है, कहीं एमटेक RA के नाम से है। बट एमटेक और एमटेक रिसर्च या MS में डिफरेंस जो है उनके स्ट्रक्चर पे है। आप एमटेक में जाते हैं, 2 साल का स्ट्रक्चर है, आपको 10 से 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और करीबन 1 साल का प्रोजेक्ट करना होता है। अगर आप एमटेक रिसर्च के बारे में बात करें तो 2 से 3 साल का कोर्स है, क्योंकि वो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है, काइंड ऑफ अ मिनी PhD। लोग जैसे ये सुनते हैं, अरे सर हम तो MS के लिए नहीं जाएंगे, डर लगता है। बट रिसर्च तो आपको वैसे भी एमटेक में भी करना है, 1 साल करें या 2 साल का MS में करें, करना तो पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं जहां पे इतने बड़े प्रोफेसर्स आपको कहीं न कहीं रिसर्च वर्क में एंगेज करेंगे ही करेंगे। तो MS कोर्स में फायदा क्या है? MS कोर्स में एक तो 4 से 5 ही सब्जेक्ट्स आपको पास करने हैं, प्रोजेक्ट है 1.5 से 2.5 साल के आसपास। ये डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ के जितने भी स्टूडेंट्स IISc बैंगलोर में एडमिशन लिए थे, उन सब लोगों ने लगभग 2 साल और ऑन एन एवरेज 2 महीने 3 महीने में अपना MS पूरा खत्म कर दिया था। तो अगर आपको ऐसा लगता है सर 3 साल नहीं रुकेंगे, तो टेंशन नहीं है, आप आराम से 2 से 3 साल का टाइम दे रखा होता है, बट आप 2 साल या कुछ 1-2 महीने एक्स्ट्रा लेके और MS कोर्स खत्म कर लेते हैं आराम से, until you are not working। MS कोर्स में एक और फायदा है कि आपको डायरेक्ट एडमिशंस नहीं है, मतलब कि आपका एक इंटरव्यू होगा। तो जिनकी रैंक थोड़ी सी कम आती है गेट में, लेट्स से 400 500, लास्ट ईयर तो हमारे स्टूडेंट्स ऐसे थे 900 1200 1500 रैंक पे भी IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, IISc बैंगलोर में 1500 रैंक पे IISc बैंगलोर में MS एडमिशन लेके गए। मतलब कि कंप्यूटर साइंस में हर कोई बोलता है सर अंडर 50 मतलब IISc बैंगलोर डायरेक्ट मिलेगा, या IIT बॉम्बे अंडर 100 में मिलेगा डायरेक्टली। बट MS से आपको अपॉर्चुनिटी है कि उसी इंस्टीट्यूट में उन्हीं प्रोफेसर्स के साथ में वही कोर्स पढ़ें जो थोड़ी कम रैंक भी लाए हैं, वही भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात प्लेसमेंट की सर, तो प्लेसमेंट सबका बराबर। आपको कंपनी आएगी, ये नहीं पूछेगी कि आपका MS कोर्स है या MTech कोर्स है, आपसे क्वेश्चन पूछेगी टेक्निकल, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, बताइए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप n टाइम में सॉल्व कर सकते हैं या log n टाइम में सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, या n स्क्वायर से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, दैट्स इट। तो टेक्निकल क्वेश्चन आंसर दो, प्लेसमेंट सेम टू सेम रहेगा, सेम पैकेज, सेम काइंड ऑफ वर्क। इनफैक्ट एक और अंदर की बात बताऊं तो प्रोफेसर्स जो हैं MS कोर्स के स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा रिसर्च करते हैं वहां के लोगों के साथ। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी बड़े कॉलेज में MS कोर्स लेने की और एक छोटे कॉलेज में MTech कोर्स लेने की, आप MS कोर्स के लिए चले जा सकते हैं, MTech रिसर्च के लिए जा सकते हैं, डरने का नहीं। आपको वैसे भी सेम टू सेम वर्क करना है, MTech में भी MS में भी थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा।
और रही बात एक और चीज की, जो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि सर जब तक पेपर पब्लिश नहीं होगा एमएस फिनिश नहीं होगा। ऐसा नहीं है, पेपर सबमिट करने लायक आपका रिसर्च वर्क होना चाहिए। वो रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होगा नहीं होगा वो गारंटी नहीं भी होगी तो चलेगा, आपका एमएस कोर्स खत्म हो जाएगा। तो कोई भी जो एमएस कोर्स के लिए जाता है आसानी से अपना एमएस खत्म कर सकता है, प्लेसमेंट ले सकता है, और सबसे अच्छी बात कम रैंक पे भी एडमिशन मिल जाते हैं, और हर एक कॉलेज में एमएस कोर्सेज होते हैं। अब बात करें इंडिया के बाहर एमएस की, तो काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो सर बता रहे थे। सिंगापुर के 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है और सिंगापुर यूनिवर्सिटी जो है नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये 2 यूनिवर्सिटी टॉप 50 यूनिवर्सिटी में है वर्ल्ड रैंकिंग पे, और ये दोनों यूनिवर्सिटीज एमएस में एडमिशन देती हैं गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे, और वो भी 90 परसेंटाइल लगभग कट ऑफ पे। हर साल कट ऑफ देते नहीं है वो लोग, पब्लिश नहीं करते हैं, बट फिर भी 90% इज वेरी लो स्कोर गेट के लिए, क्योंकि आईआईटीज में आपको ऐसे एडमिशन नहीं मिलेगा 90 परसेंटाइल में, 95 96 पे भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जर्मनी में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं आपके पास, और इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन दे सकती हैं। सर ने जैसा कहा था, एक चीज और ऐड करूंगा उस पॉइंट पे कि प्लेसमेंट वाली बात है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने प्लेसमेंट के लिए एक दिन भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं की। आई वाज प्रिपेयरिंग थ्रू आउट माय कॉलेज टाइम, 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर, अपने गेट के लिए। एक दिन पहले कॉल आता है कि आपको प्लेसमेंट प्रोसीजर में जाना है। प्लेसमेंट प्रोसीजर का कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसके पहले एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, बट जो गेट का प्रिपरेशन किया था उसी से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे गेट की प्रिपरेशन से थे, एंड गॉट द प्लेसमेंट। तो अगर आप गेट का प्रिपरेशन करते हैं अलॉन्ग विद कॉलेज या बाद में भी, तो आपको टेक्निकल कोर्सेज पे जो पकड़ होती है, आपकी ग्रिप जो बनती है, वो उतनी शानदार बन जाती है कि आपको प्लेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना पड़ता है। आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ते हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो वहां से आपको अपने टेक्निकल कोर्सेज पे प्लस प्रोग्रामिंग पे पकड़ होती है, जो आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में आज नहीं, आज से 12 साल 15 साल बाद तक भी इंडस्ट्री में, यस 15 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपको वो काम आएगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज की प्रिपरेशन अगर इतने ज्यादा काम में हेल्पफुल होती है तो डेफिनेटली आप लोगों को उसके लिए 100% जाना चाहिए। थैंक यू। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी टू मोंडल सर। सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम देखते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी एक पार्ट है जहाँ पे आप लोग मैनेजमेंट बच्चे को सिखाते हो, और बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं जैसे निटी मुंबई हो गया जो कि इसी में मैनेजमेंट में डिग्री करा रहे हैं। तो दैट इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जो कि मुझे लगता है अनएक्सप्लोर्ड रह जाता है। बाकी मैकेनिकल वाले बच्चे का एम क्या होना चाहिए गेट देने के लिए? व्हाई शुड अ मैकेनिकल इंजीनियर गिव गेट? इससे तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि तुम मैकेनिकल पढ़े क्यों? हमें नौकरी चाहिए। अच्छा, नौकरी मिलने के बाद खुश हो जाओगे? अब वहां पे बात होता है कि सिर्फ हम जिंदगी में पैदा हुआ नौकरी करने के लिए क्या, मतलब वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। मैंने एनटीपीसी में 5 साल काम किया हूं, वहां पे इतना वर्क लाइफ बैलेंस रहता है जैसे आप सरकारी नौकरी को जानते हो कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये आपका भ्रम है। पीएसयू में हमें प्रॉफिट कमाना पड़ता है, पीएसयू का पैसा आपका जो सैलरी आता है वो आपका काम से ही आता है, बट वो एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है, जितना आप काम करते हो उतना का पैसा मिलता है। इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस जो बहुत अच्छा से वहां पे हो जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि आपने देखा होंगे आपका रिश्तेदार में कहीं ना कहीं किसी का एक बीमारी हुआ और उसका सब कुछ बिक गया। अगर आप कोई भी पीएसयू में काम करते हैं, आपका पूरा फैमिली का जो मेडिकल फैसिलिटी है, जितना भी रिक्वायरमेंट होता है, जितना भी मतलब इनफाइनाइट अमाउंट तक, वो पीएसयू का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। आप चाहे मेडिकल इंश्योरेंस करा लो, कुछ भी करा लो, वहाँ पे हायर कैप रहता है कि इससे ज़्यादा आपको नहीं देंगे, इस बीमारी में नहीं देंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका पूरा फैमिली सिक्योर रहता है मेडिकल फैसिलिटी के लिए, जो कहीं पे और कहीं पे नहीं मिलता है। फिर मैंने आईएएस बन के रेलवे में गया, वहाँ पे भी जाके आप देखेंगे कि जो फैमिलीज है उसके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलता है। हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, पूरा लाइफ टाइम काम करना पड़ता है। जैसे आपको लगता है कि जैसे कोई काम नहीं करता है तो ट्रेन चलना ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये सब जो चीज़ है वहाँ पे जाने के लिए आप बोलो नहीं मैं तो प्राइवेट में चला जाऊँगा,
बहुत लोगों ने मेरे साथ था, प्राइवेट में गया, मार्सिडीज में नौकरी कर रहा था, निकाल दिया। बंदा तब तक लोन ले चुका था, 2.5 लाख रुपया उसका सैलरी आता था, लोन ले लिया, घर ले लिया, सब कुछ ले लिया। लेने के बाद क्या हुआ, नौकरी चला गया। फिर क्या करें? अब ऐसे स्थिति जो है बहुत बार लोगों के साथ होता है, और लाइफ लॉन्ग के लिए अगर आप सिक्योर होना चाहते हो तो आपको अभी कुछ करना पड़ेगा। मैं मैकेनिकल में पढ़ाता हूं, पहले 20,000 स्टूडेंट को पढ़ाता था, 20,000 पर ईयर। उसमें 80 मार्क्स में भी पीएसयू मिलना बहुत मुश्किल होता था। 2022 में 45 मार्क्स में पीएसयू मिला, एंड 2023 का गेट में 40 मार्क्स में मिलेगा। तो अब क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटी आपका बहुत कम मार्क्स में मिलने वाला है। इसके बाद भी अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हम गेट का प्रिपरेशन क्यों करें, तो फिर आप सोच लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अभी का जो टाइम चल रहा है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात कर रहा हूं मैं, बाकी में थोड़ा अलग है, बट मैकेनिकल का जो बात है उसमें 40 मार्क्स में इस बार पीएसयू मिलने वाला है जनरल कैटेगरी का। तो इसलिए ये जो चीज है, अभी इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और अभी आने वाला है। उसके साथ साथ मेरा बोर्ड में है 36 और अदर एग्जाम है जो गेट का प्रिपरेशन के साथ दे सकते हो। ऐसा कभी नहीं होता है कि मुझे मैथमेटिक्स आता है, गुरुपाल सर जैसे बोल लीजिए, मुझे मैथमेटिक्स आता है, इसका मतलब क्या मुझे गेट के लिए मैथमेटिक्स आता है, ओनली गेट एग्जाम के लिए? अगर मैथमेटिक्स आपको आता है तो गेट एग्जाम हो, आपका आईएएस एग्जाम हो, आपका पीएसयू का एग्जाम हो, जहां भी आता है, आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, हर जगह में आपका कॉन्सेप्ट लगता है ना। इसलिए गेट का प्रिपरेशन ऐसा नहीं है सिर्फ गेट के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बहुत गलत फहमी है कि भाई हम गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप आपका टेक्निकल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा रहे हो, और अगर आप इंजीनियर हो तो मतलब आपको टेक्निकल आना चाहिए ना, टेक्निकल स्ट्रेंथ आपका होना चाहिए। और वो गेट एक ऐसा चीज है जो ऑल इंडिया में उसको स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर गेट में आपका अच्छा स्कोर है, जैसे सर ने भी बोला कि गेट में अगर अच्छा स्कोर है, आपको प्राइवेट का जो इंटरव्यू होता है, कैंपस प्लेसमेंट का जो इंटरव्यू होता है, उसमें पूछेगा ही नहीं टेक्निकल। मेरे साथ भी हुआ, मेरा गेट में टॉपर था, यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया, ज्यादा टेक्निकल पूछा ही नहीं, कि वो रैंक देखती, एनटीपीसी में तो पूछा ही नहीं। वहां पे जाके तो वहां बोला कि ठीक है, वो गेट में जब ये टॉपर है तो आप क्या पूछे, टेक्निकल में और क्या पूछे। फिर हमारा जो है और कुछ बात हो गया, कहाँ पे पोस्टिंग होगा, कहाँ होगा, पोस्टिंग प्लेस में जाना चाहता हो नहीं जाना चाहता, तो वो सब बात हो गया, इंटरव्यू हो गया। इसलिए गेट एक ऐसा चीज है, दैट इज द गेटवे, और हर इंजीनियर को ये करना चाहिए। एंड आज के जमाने में आपके पास 4 अपॉर्चुनिटीज है, 4। थर्ड ईयर में आप 2 पेपर से गेट दे सकते हैं, फोर्थ ईयर में 2 पेपर में गेट दे सकता है। तो मतलब क्या होगा, थर्ड ईयर में अगर आपको अच्छा मार्क्स आ गया, अच्छा स्कोर आ गया कोई भी पेपर में, तो 3 साल तक वैलिड है सर। तो मतलब आप 3 साल तक आपका सिक्योर्ड हो गया। फिर एक सक्सेस मिलने के बाद आपको दूसरा सक्सेस बहुत इजीली मिलता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे क्या लग रहा था टॉप कर जाएंगे, हम तो शुरू 0 से ही किए। फिर जब एक के बाद एक टॉप करता रहा, उसके बाद जितना एग्जाम देता रहा उसमें टॉप करता रहा। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, सारे जितना भी मेरे भी स्टूडेंट हैं, इस देश में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे मेरा स्टूडेंट नहीं है। इस देश में ऐसा कोई पीएसयू नहीं है जहाँ पे मेरा स्टूडेंट नहीं है। नीटी मुंबई में 90% स्टूडेंट मेरा जाता है। अब नीटी मुंबई क्या है ना, वहाँ पे जो पे पैकेज मिलता है, जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है, पे पैकेज मिलता है 20 लाख पर एनम तो मिनिमम है। एंड इस बार जो गया है दैट इज 78 लाख पर एनम तक। एक गेट के थ्रू आईआईएम का इक्विवेलेंट आपका जो कोर्स मिल जाता है, ये आईआईएम का आधा 1/4 फी में, एंड उसके साथ अपॉर्चुनिटी उतना मिल जाता है। अगर आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च करके एक ब्रांच है, वो है आईआईटी बॉम्बे, अगर उसमें IEOR में चले गए तो आपको जो है, जैसे नीटी का जैसे पे पैकेज है, जितना उसका अपॉर्चुनिटी है उतना ही उसका पे पैकेज है, उतना उसका अपॉर्चुनिटी है। IISc गेट स्कोर को उतना नहीं जाता, अभी 600 मान के चलिए, 600 में मिल जाता है। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी मैंने इसका बोला, मोस्टली सेम अपॉर्चुनिटी उसमें मिल जाता है। बाकी मैकेनिकल एंड पीआई ब्रांच से मिलता है। सारे जो टॉप IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT चेन्नई, इसमें मिलता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कोर्सेज। उसमें 100% आप देख लीजिए वेबसाइट से, 100% हमेशा प्लेसमेंट होता रहा।
लास्ट 10 ईयर से आप देखते रहेंगे 100% प्लेसमेंट उसमें चलता रहता है। यानी वो प्लेसमेंट का सिर्फ लो क्वालिटी नहीं, एक होता है एम्प्लॉयमेंट और एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। आज के जमाने में ज्यादा लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट में, आपका जो कैपेबिलिटी है उससे अगर लो क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट आपको मिले, आप वो नौकरी कर नहीं सकते। कितना स्टूडेंट है जो प्राइवेट नौकरी छोड़ छोड़ के हमारे पास गेट देने आता है, क्यों? दे आर अंडर एम्प्लॉयड। आपका एम्प्लॉयमेंट का क्वालिटी डिपेंड करता है। और ऐसा अभी क्या लगता है, जैसे अभी तक शादी हुआ नहीं, लगता है शादी होने के बाद बहुत खुश होंगे। कितना लोग शादी होने के बाद खुश रहा? आप नौकरी में भी सेम है, अभी तक नौकरी मिला नहीं, अभी सबको लगता है नौकरी मिल जाए खुश हो जाएंगे, और जैसी नौकरी मिलता है उसके बाद क्वालिटी ढूंढता है। अब क्वालिटी ऐसे ऐसे लोगों के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा, लगेगा कुछ और कर दो, फिर वो कर भी नहीं पाएंगे और वो फ्रस्ट्रेट होकर कितना दिन तक जिंदगी चलेगा। इसलिए क्या होता है कि अगर आप बेस्ट जॉब चाहते हैं, आपका क्वालिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका क्वालिटी के हिसाब से जॉब चाहता है, तो गेट देके जाना, गेट देके चाहे आपने पीएसयू जाए तब भी आपको बेस्ट जॉब मिलता है जो आपका कैपेबिलिटी के हिसाब से है। इसका क्रीम टैलेंट अगर आपको, तो आपको उस टाइप का जॉब मिलता है। अगर आप आईआईटी आईएससी में जाते हो, उसके बाद भी जो जॉब मिलता है उसका वो क्वालिटी रहता है। बाकी ऐसे ऐसे तो जॉब कुछ भी मिल जाता है, और कुछ भी जॉब मिलने के बाद कुछ भी कर नहीं सकते। 1 साल 2 साल चल जाता है, उसके बाद चलता नहीं है, उसके बाद जाके फिर क्वालिटी ढूंढता रहता है। फिर 2 साल 4 साल बंदा नौकरी करने के बाद वापस आ जाता है। जैसे अभी सिविल का जो टॉपर है, सिविल का जो एयर 1 है, 4 साल नौकरी करने के बाद छोड़ के गेट दिया। क्यों दिया भाई? 4 साल से पता चल गया भाई हमारा जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी, मेरा जो क्वालिटी है उस क्वालिटी का जॉब मुझे मिल नहीं रहा है। पेइंग जॉब, उसका पेमेंट का कोई कमी नहीं था, लेकिन पेमेंट का उतना के बाद भी वो क्यों आया? क्योंकि वो अंडर एम्प्लॉयड था, उसका क्वालिटी के हिसाब से वो जॉब नहीं मिल रहा था। और अगर आप चाहते हो कि मुझे क्वालिटी जॉब मिले, तो उसके लिए गेट इज द ओनली सॉल्यूशन अभी के टाइम में। एंड गेट आईएएस में थोड़ा अपॉर्चुनिटी कम है रेलवे जाने के बाद, इसलिए गेट एंड आईएएस में, आईएएस के थ्रू अपॉर्चुनिटी कम हुआ है, खराब उतना नहीं हुआ है, बट गेट के थ्रू तो जो गेट इज द गेटवे ऑफ इंजीनियर्स, इसलिए गेट सबको देना चाहिए एंड प्रिपरेशन करना चाहिए। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सारे जो देश का टॉप एजुकेटर है अनअकैडमी में वो पूरा करते हैं एंड वो पूरा करेंगे। At last, I would like to go to KP sir, कृष्ण प्रकाश sir. सर, जब सिविल रैंक 1 की बात छिड़ी है, ही इज द बेस्ट एग्जांपल, जो कि एक हाई पेइंग जॉब छोड़ के गेट दिया है। और हम लोग देखते हैं सर, इस समय ना सरकारी नौकरी के लिए सिविल इंजीनियर की मतलब काउंट सबसे ज्यादा है। अब एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के पास 2 रास्ते होते हैं, तो आसानी से कैंपस प्लेसमेंट एक आईटी जॉब में चला जाए, या फिर जो सिविल रैंक 1 ने किया है कि यार एक टफ चीजों को करे कवर, या फिर एक टफ रास्ता चुन करके कुछ हाई अचीव करे। तो व्हाई शुड अ स्टूडेंट चूज अ टफ पाथ ओवर एन इजी वन टू गेट अ जॉब? The student is going to take civil engineering branch. First of all, the student dream of a government job, and he love to do work in core civil engineering branch. So, but when they are in the college, they got campus placement. They are simply attracted to some salary. So this is a temporary attraction. So, and also there is some family tension is there initially when they are in the 4th year. So immediately they will take placement. So by that, after 2 to 3 years or 1 year, they understand this is not part of our life, because they studied 4 years civil engineering, they live in cement, concrete, bricks, and finally they come to C++. So, so they understand we are not living for this C++, we have to go for again cement, concrete, bricks. And they came to know their life is with construction, their life is with civil engineering. And at this point of time, they came to know that so many government jobs are coming. So nowadays, when we see from 2021 till now, so many opportunities, and government is giving so many notifications, and every notification, 80% of jobs are for civil engineering students only. And recently, yesterday only, Odisha Public Service Commission, Assistant Executive Engineer, and they are recruiting through GATE exam, not for a separate exam. Generally, state exams are conducted separately, their state boards are there, PSCs are there, they are going to conduct separately. But now PSCs are also going to recruit through GATE examination. So this is starting only,
and already APPSC, they announced 1 year back itself, they are going to recruit for A-double assistant executive engineer through GATE only. But notification not came. Like that, PSC is also going to conclude that GATE is the best exam for engineering students. And why they can take burden? Already GATE examination is going to filter the best engineers in India. Again conducting an exam, again conducting a recruitment process, that is a burden to state government also. So for the highest position in state government, that is assistant executive engineer. So they are recruiting two states already started. Maybe in future some other states also will take the step. And meaning that you are preparing for GATE and DSC, not means that you are going to write only GATE and DSC. You can write any exam in India. In the name of GATE, whatever you are studying in the 4 years of civil engineering, each and every subject you are going to finish in 1 year or 1.5 years. That's it. So the in-depth knowledge what you learn through the name of GATE and DSC preparation, you are going to crack any kind of examination. And here I would like to include for civil engineering, so many remote jobs, because students don't know it. Recently notifications came, CPCP, again they will conduct exam which is similar to GATE exam. And there is a final year students, for 4th year students, there is an excellent opportunity to work with L&T. L&T is the dream company for any civil engineer. Those final year students only can write an exam called L&T BAS. Actually today exam is there, L&T BAS. Only final year students are eligible to write it. And the students get an opportunity to work with L&T and also to study in IITs. L&T has a tie-up with 2 IITs and 2 MITs. So the students' master's program is completed. Along with that, student can get work experience with L&T. And immediately after successful completion, L&T will give the job to the student. For L&T BAS, only for civil and electrical engineering students are there. And there are so many central research institutes and also Central Water Board, CPWD. Separate notifications are given, but finally the syllabus is very clearly, they include the syllabus is GATE syllabus. So they won't give any syllabus. Exam is there, separate exam is there, but the model of syllabus is GATE syllabus. So you please understand, preparing for GATE and DSC in the name of GATE and DSC, you are going to prepare, you are going to crack any kind of examination in India, especially all government jobs, PSU jobs, even you are going to write your state AEJ, the syllabus is same, only level of questions will vary. So just work for 1 year or 1.5 years, you are going to achieve the dreams. As Sir told already, civil engineering first year 2023, this year, first ranker 2023 student. He worked for 4 or 5 years in a private company and started preparation. First attempt not achieved. Second attempt came near, and the third attempt he is the first ranker. So the things which can achieve success will take time. Instantly nothing will happen. Only you get a coffee instantly, but not top rank. Please remember this. So the things which need success, which get top rank, surely take time. The only thing you need is patience, hard work and consistency. That consistency preparation will give you success. And civil engineers have a lot of opportunities, and 2023, 2024 are the years of golden years of job opportunities. So many notifications will come in the state government as well as central government, and PSU number. When we see in 2020, PSU job will come for only up to All India rank of 150, maximum 200. But in 2022, the student with rank of 525 also got PSU job, and he is working in Bureau of Indian Standards. So means number of jobs go on increasing, so that with normal 500 to 1000 rank also you can expect a PSU job. And getting this year 2023 marks, if we see, the student with 500 rank have only 55 to 60 marks, in between 55 to 60 marks. Means out of 100, we will say first class is 60 marks. If you get first class out of 100, easily you can be taken into PSU. So jobs are increasing, competition is less. So competition is decreasing, not less. But civil engineering, so many students are there writing, but not that much effectively. Jobs are increasing, competition decreasing. So if you want to achieve, these 2 years, 23 and 24 are golden years of job opportunities. So you have to dream and achieve.
And at last, what I would like to tell you students कि यार देखो इतने कम टाइम में we have been able to give you an overview why you should give GATE and DSE, लेकिन आपके सभी फेवरेट एजुकेटर इस सेमिनार के बाद भी, इस सेमिनार के अंदर भी आपके साथ प्रेजेंट रहेंगे। तो आप लोग जैसे ये सेमिनार से, स्कॉलरशिप टेस्ट से फ्री होते हैं, यू कैन कनेक्ट विद अस पर्सनली 1-to-1 एंड यू कैन डिस्कस व्हाटएवर अपॉर्चुनिटी यू आर इंटरेस्टेड इन। आप पूरा रोड मैप पूछ सकते हो कि सर एमटेक में कैसे जाना है, पीएसयू में कैसे जाना है, स्टेट जॉब में कैसे जाना है, एंड वी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम लोग अभी हर अपॉर्चुनिटी को उतना इन डिटेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस चीज के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चीज के लिए कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक इवेंट, दैट इज संकल्प महोत्सव, जहां पे हम लोग अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटीज की डिटेल्स, उनके कट ऑफ्स, उनके हाउ टू अप्लाई, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक एवरी ब्रांच स्टूडेंट हैज गॉटन एन ओवरव्यू कि हाउ एंड व्हाई शुड दे अपीयर फॉर गेट। थैंक यू। सो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा चलते हैं और बात कर लेते हैं। अब चूंकि आप लोग यहाँ पर सभी ऑफलाइन बैठे हुए हैं, तो अपन बात करेंगे अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं, मेरिट्स के बारे में बात करने वाले हैं, और ऑफलाइन और हाइब्रिड के कॉम्बिनेशन से क्या ऐसा क्रिएट होने वाला है यहाँ पर अनअकैडमी के सेंटर में। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा हमारे एजुकेटर्स को, प्लीज मंच पर बुलाते हैं गिल सर को, कम ऑन यार, मंच पर बुलाते हैं संजय सर को, सुजय सर को बुलाते हैं, एंड प्लीज वेलकम उमा सर। एंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ जितने भी आपके एजुकेटर्स आपको दिख रहे हैं, सारे ही एजुकेटर्स ऑफलाइन, अभी तो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है ना इन 3 सालों में, बट ऑफलाइन के धुरंधर एजुकेटर्स 10 से भी ज्यादा, इवन 20 से भी ज्यादा इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर हैं। तो 1 by 1 सर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सुजय सर आपसे। सर ये तो बात हो गई कि ऑनलाइन में जबरदस्त रैंक प्रोड्यूस हो ही रहा है अभी लगातार, बट अभी जब हम लोग ऑफलाइन की बात करते हैं तो क्या स्टूडेंट्स को ऑफलाइन में बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन होने वाला है ऑफलाइन और हाइब्रिड का, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो जैसे मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऑफलाइन से ही स्टार्ट हुआ था, 2010 से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, फिर ऑनलाइन में भी रिकॉर्डेड लाइव सारे कोर्सेज का एक्सपीरियंस है। रिकॉर्डेड कोर्सेज में भी कुछ अगर इंटरेक्शन वाले चैलेंजेस थे, सो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया है जिसमें कि लाइव क्लासेस में भी जो बेस्ट से भी बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है एक स्टूडेंट से इंटरेक्शन की, वो अनअकैडमी लेके आया है अपने लाइव क्लासेस के साथ, एंड वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है। बट अब एक जो एकदम ही नेक्स्ट लेवल चीज हो गई है कि ऑफलाइन की भी फैसिलिटी अभी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इसमें देखिए सब कुछ अच्छा है, ऑनलाइन इज ऑल्सो वेरी गुड, ऑफलाइन इज ऑल्सो वेरी गुड, पर्सनल चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या यहाँ पे बेस्ट होगा। तो क्योंकि मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है, रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स भी रहे हैं मेरे, और मेरे लाइव स्टूडेंट्स भी रहे हैं, सो कुछ परसेंटेज मैंने कभी देखा है, स्पेशली रिकॉर्डेड की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट थोड़ा सा क्योंकि टच में नहीं रहता है तो वो डीमोटिवेशन एक थोड़ा सा आ जाता है, और एक मौका मिलने से फिर वो तैयारी को छोड़ देने से कुछ परसेंटेज ऑफ चांसेस मैंने देखे हैं। लाइव क्लासेस में अनअकैडमी का स्पेशली अगर मैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की बात करूं तो वो तो काफी कुछ डिक्रीज हो गया था कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते थे जो ड्रॉप ऑफ करते थे और बीच में तैयारी छोड़ते थे। अब उसका और जो यहाँ पे मुझे बेस्ट सॉल्यूशन दिख रहा है कि ऑफलाइन में क्या होता है, एक स्टूडेंट का कंटिन्यूअसली उसके एजुकेटर के साथ इंटरेक्शन बना होता है, ऑलमोस्ट डेली वो इंटरेक्ट कर सकता है, क्लासेस के बाद, क्लासेस के पहले, चाहे वो उसके डाउट से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके पर्सनल कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड हो। थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात होती है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और वो एक मैच्योर्ड नहीं है कि क्योंकि मैक्सिमम लोग फ्रेशर्स होते हैं, बिना जॉब किए हुए गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि अगर कोई मैच्योर्ड हो जाता है, जॉब कर लेता है, तो उसको एग्जैक्टली पता होता है कि क्या प्लानिंग है, कैसे उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाए, तो वो काफी बेटर हो जाता है। बट फ्रेशर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने एजुकेटर के साथ कितना टच में है, और एक जो माहौल ऑफलाइन क्लासेस में होता है वो अपने पीयर्स को देखता है कि वो लोग भी काफी मेहनत कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मोटिवेशन फील होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां से मैंने स्टार्ट की थी सर कि जो ड्रॉप ऑफ वाला जो परसेंटेज है वो ऑफलाइन में एकदम मिनिमम है, क्योंकि वहां पे जो मोटिवेशन के जो चांसेस और जो मोटिवेशन का जो लेवल होता है
वो मैक्सिमम होता है। सो आई थिंक इसके बाद भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट आई थिंक सर लोग उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट जानते हैं गिल सर से। गिल सर, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही आप यहाँ पर कर रहे हैं, सर तो ऑफलाइन में किन किन स्टूडेंट्स को आपको ऐसा पॉइंट आउट करके बताना चाहिए कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो भाई अब ऑफलाइन में एडमिशन ले लो और आ जाओ? गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो हम लोग ऑनलाइन तो पिछले 3 साल से ही है, और ऑफलाइन मैंने काफ़ी लंबे समय से दिल्ली में ही पढ़ाया है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का अपना प्रो एंड कॉन्स है, दोनों का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो अगर जैसे ऑनलाइन में एक जिनको थोड़ा फाइनेंशियल इशू रहता है, या जो मेट्रो सिटीज़ तक नहीं पहुंच सकते हैं XYZ रीजन से, उनके लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा है। लेकिन यस, अगर एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट की आप बात करो, या एक जैसे आदमी के अंदर एक कंपटीशन की भावना होती है जब वो 200-300 लोगों की क्लास में बैठता है, या आपको एक इन्वायरमेंट का बात करो तो वो ऑफलाइन में होता है। तो दोनों का अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। बट जो अनअकैडमी लेके आ रहा है दैट इज हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। तो अदर कैटेगरीज में ये हाइब्रिड मॉडल पहले चालू हो चुका है, बट गेट एंड ESE की ऐसा बात किया जाए तो अभी कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसके पास हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल मतलब या तो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। बट अनअकैडमी में अभी क्या है कि अगर जैसे आप ऑफलाइन क्लास करने आते हो और इन केस आपका कोई क्लास मिस हो जाता है तो आपको उसके लिए दूसरे बैच का वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको वो रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। या आपको कभी क्लास करते दौरान जब आप रेगुलर क्लास करते हो और वापस जाके रिवाइज करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लास में नहीं क्लियर हुआ था या कोई क्वेश्चन नहीं बना, आप उसको रिविजिट कर सकते हो लेक्चर्स को। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि जिन लोगों को पंक्चुअलिटी इशू था, जो क्लास में लैपटॉप ऑन करके और 5 टैब खोलते हैं बगल में, उनको तो ऑफलाइन ही करना चाहिए। क्योंकि और स्पेशली जो बहुत सारे एस्पिरेंट थे जो पहले से ऑफलाइन के लिए बोल भी रहे थे। मैंने पहले भी बहुत बार एग्जांपल दिया है कि लाखों की टीवी अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी लोग स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऑफलाइन पढ़ने में या इंटरेक्शन करने में मज़ा आता था। तो भैया अगर आप 5 टैब खोलते हो, एक पे लेक्चर देखते हो और बाकी 4 पे जो आप एक्टिविटी करना चाहते हो करते हो, तो वैसे लोगों को तो ऑफलाइन ही आना चाहिए, बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। और बाकी कई सारे स्टूडेंट का ये रहता भी है कि उनको फिजिकली टीचर्स से इंटरेक्ट करना है, या उनको एक इन्वायरमेंट चाहिए, या वो फाइनेंशियली साउंड है कि दिल्ली तक आ सकते हैं और यहाँ इजीली रह सकते हैं, दे शुड गो फॉर ऑफलाइन। सर यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट मैं ऐड कर लेता हूँ। सर ने जो 5 टैब वाली बात बोली, सो स्पेशली अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड है कि ऑफलाइन आपको करना चाहिए कि नहीं, तो अगर आप मोबाइल से स्टडी करते हैं और आप अपने सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन मेरे को ये लगता है काफी मुश्किल बात हो जाएगी कि नोटिफिकेशंस को ऑफ करना, क्योंकि अगर आपके व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन ऑफ हो गए तो फिर काफी लोग आपसे नाराज हो जाएंगे और फिर आपके लिए ही एक्चुअली ऑनलाइन बना है, सॉरी ऑफलाइन बना है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज होती है कि आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, कोई शिद्दत से आपने बैठे हैं कि मैं पढ़ाई करूंगा, ऑनलाइन लेक्चर्स लाइव लेक्चर अटेंड करूंगा, बट एक को इंस्टाग्राम या आपका व्हाट्सएप का एक नोटिफिकेशन आता है और वो क्लास फिर आप अगले दिन कंप्लीट करेंगे शायद, या मे बी वो बैकलॉग होते हुए और वो ऐड ऑन हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। राइट सर। संचित सर से जानते हैं आगे। संचित सर और मेरा एक बार डिस्कशन भी हो रहा था ऑफलाइन को लेकर के, तो सर ने बोला कि सर काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अंदर से एक होता है कि भाई मोटिवेशन आता है भाई सामने से ही देख के। तो सर वो आप बताएं कि स्टूडेंट मतलब जो है जो ऑनलाइन में ऑलरेडी पढ़ रहा है, और अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं बता दूं आप लोगों को, सारे लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो अनअकैडमी का ऑफलाइन जो सेंटर है, यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी रनिंग ऑनलाइन कर रहे थे, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी है कि आप भी आ सकते हैं, और उनके लिए एक ह्यूज ऑफर भी प्लान करके रखा हुआ है कि आप भी आकर के यहाँ पर अपनी क्लासेस कर सकते हैं। तो वैसे ही डिस्कशन हो रहा था कि जो बच्चे ऑलरेडी हैं वो भी अब आके यहाँ पर हमारे साथ इस सेंटर में पढ़ सकते हैं। तो सर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में आप बताएं कि क्यों ऑफलाइन में बच्चों को आना चाहिए। हेलो एवरीवन, देखिए मेरा ये मानना है कि जो भी आप जीवन में कर रहे होते हैं ना, उसमें 2 चीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। एक तो आपका अपना पोटेंशियल, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी विल पावर क्या है,
और दूसरा है आपका एनवायरनमेंट, बचपन से आप कैसे पले बढ़े। अभी मैं एक वीडियो भी देख रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए कि आपका जन्म किसी दूसरे परिवार में हुआ होता है, जहाँ पे आज आप सभी मोस्टली लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। अगर देश के किसी सुदूर इलाके में हुआ होता है जहाँ इतने रिसोर्सेज नहीं होते, लोग गाइड करने वाले नहीं होते, तो क्या जी आप ये कर पा रहे होते? या अगर आपको इससे भी अच्छी स्कूलिंग मिली होती, बचपन से इससे अच्छे टीचर मिले होते जो ऐसे मिले होंगे, तो शायद आप इससे भी अच्छा कर रहे होते। तो कंक्लूजन का स्टोरी ये है कि एनवायरनमेंट हम माने या ना माने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर किसी की कैपेबिलिटी में। ठीक, अब कमिंग टू दिस आइडिया ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो देखिए बात ये है कि जब हम ऑफलाइन, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग है। कई बार मुझसे बच्चे बात करते हैं, डे टू डे बेस पे एमए सेशन हम कंडक्ट कर रहे होते हैं, बच्चे बोलते हैं कि स्टार्टिंग में हमने सोचा था सेल्फ स्टडी से कर लेंगे, यूट्यूब से कर लेंगे, बट नाउ आई रिग्रेट दैट डिसीजन कि यार 1 साल खराब हो गया, अब हमें गाइडेड मेंटरशिप मिलेगी। 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा एक भी बच्चा नहीं मिला जिसने बोला हो सर नाउ आई रियलाइज कि शायद सेल्फ स्टडी से बेटर हो सकता था, मैंने कोचिंग ज्वाइन करके गलती कर दी। ऐसा मुझे कभी कोई नहीं मिला। सो द पॉइंट इज, क्या आप सिर्फ सेल्फ स्टडी से, यूट्यूब से कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन एक लोग में बहुत ज्यादा नहीं होते सर। 1 लाख में 10-5 कुछ लोग होते हैं जो ये करिश्मा कर पा रहे होते हैं। यहाँ पर पूरा गेम है प्रोबेबिलिटी का। एनवायरनमेंट इस तरह से सेट किया जाए कि आपके पास गलती करने के चांसेस कम से कम हो, और जो भी आपका पोटेंशियल है, हर किसी का पोटेंशियल नहीं होता कि वो रैंक 1 लेके आएगा, लेकिन जो भी आपका पोटेंशियल है उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। सो ऑफलाइन के अंदर ये तो मानना पड़ेगा प्रॉब्लम है डिस्टर्बेंस की। बच्चे, सबसे पहले बोलता हूँ, अगर कोई सोचता भी कि मैं देखता हूँ, तो वो सोचता है पहले मैं रिकॉर्डेड वीडियो देख लूंगा, है ना। और आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि कहीं हो ना हो, कभी हम देख नहीं पा रहे होते, कभी सोचते हैं 2x पे देख लेंगे, क्वेश्चन सर क्लास में करा रहे हैं, बाद में खुद से कर लेंगे, एंड देन वो पूरा कंफ्यूजन हो जाता है, खिचड़ी बन जाता है। आप ऑनलाइन देखना शुरू करते हो तो भी देख पा रहे हो, तो बट जैसा बोलता हूँ, कोई रिजाई के ऊपर बैठा है, कोई नीचे बैठा है, कोई सो के नहीं उठा, ये सब डिसिप्लिनरी इश्यूज रहते हैं। फिर कभी कभी डिस्टर्बेंस आपके अपने नहीं होंगे, अब आप घर पे हैं, कभी माता जी कुछ बोलेंगे, आज इंटरनेट चल रहे हैं, आज बिजली नहीं आ रही, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सारी चीजों, मतलब हर प्रॉब्लम हमारे हाथ में नहीं होती ना, फूफा जी आ गए तो अब नहीं तो आपको ही लानी पड़ेगी, हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो वो सारे एडवांटेजेस आपके पास होते हैं ऑनलाइन के अंदर। कमिंग टू द एनवायरनमेंट, मैं सब बच्चों से बोलता हूँ, जो भी बच्चे प्रॉपर मेंटरशिप गाइडेंस लेते हैं ना, टीचर भी बाद में आता है, पहले है एनवायरनमेंट। अब आप मुझे बताइए, सोचिए एक बार, आप में से बहुत सारे लोग अगर सोचिए इस बात को, जो पहली बात तो जो बच्चे यहाँ नहीं आए, कि आज वो अपना संडे इसी तरह यूटिलाइज कर रहे होंगे? नहीं कर पा रहे होंगे। दूसरा, अब आप देख रहे हैं पिछले 2 घंटे से जिस तरह के लोगों के बीच में आप बैठे हैं, जिस तरह की बातें सुन रहे हैं, कोई आलतू फालतू का विचार, कोई खराब आइडिया आया, तो जो है ना, इंसान एक सोशल प्राणी है, जैसे लोगों के बीच में आप उठते बैठते हैं ऐसे ही रिजल्ट भी होगा। तो यहाँ पे आने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा? आपको देश के वो क्लियर माइंड्स मिलने वाले हैं जिनको पता है गेट इंपॉर्टेंट है, जिनको पता है उसके लिए मेंटरशिप लेना इंपॉर्टेंट है, और वो छोटे मोटे बहाने करके नहीं, वो सारी हसल पार करके आज उस कोचिंग में आके बैठ गए। दूसरी बात, एज ए टीचर मैं आपसे बोलूं, ऑनलाइन भी हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे की प्रॉब्लम समझें, बट जैसा गुरुपाल से स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना, हमें आंख देख के समझ आता है कि इसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमें समझ आ रहा होता है कि ये बहाने मांग रहा है कि नहीं मांग रहा। तो मैं कभी इस बात पे जज नहीं करता कि आपकी AIR रैंक 1 आई है कि 100 के 1000, आपकी क्या कैपेबिलिटी थी। कुछ बच्चे जो होते हैं स्टार्टिंग में लगता है कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन बाद में इवन इफ दे मैनेज टू गेट 40-50 मार्क्स, में बहुत खुशी होती है। ये पूरे साल बैठा, इसने लगातार स्ट्रगल की, और फाइनली जो इसकी कैपेबिलिटी थी वो इसने अचीव किया। तो एनवायरनमेंट दोनों से, टीचर से, और मैं तो कहता हूँ उससे भी इंपॉर्टेंट जो आपके आसपास बैठेंगे ना पूरे साल, है ना। जब अपन किसी शादी में जाते हैं ना, 1 घंटे के अंदर शायद उससे भी कम में हर आदमी अपनी कम्युनिटी ढूंढने लगता है। जो डांस वाले होते हैं वो आपको कहीं और मिलेंगे, जो पीने पिलाने वाले होते हैं आपको पता होता है पार्किंग में किस गाड़ी में बॉटल रखी हुई है, हाँ, जो छेड़खानी करने वाले होते हैं वो अपना मामला अलग ढूंढ रहे होते हैं, हो जाता है ना, ग्रुप बन जाता है। इसी तरह आप हॉस्टल में रात को 2 बजे निकल जाओ, किसी रूम में पिक्चर चल रही होगी, किसी रूम में ताश चल रहे होंगे, किसी रूम में पढ़ाई भी चल रही होगी। तो यहाँ पर आप आओगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे 100% सफलता मिलेगी, लेकिन आपको एक मौका मिलेगा देश के सबसे अच्छे बच्चों के साथ बैठने का, जिसमें से कुछ बच्चे अगले साल ऑब्वियसली टॉप रैंक ट्रैक कर रहे होंगे। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट सर, कि जो एक तरह से बोल सकते हैं जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट अबाउट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दिस इज अबाउट हाइब्रिड। ये सारे एडवांटेज तो आपको मिले जो यहाँ पे फिजिकली आने के मिल रहे हैं, जो ऑनलाइन के सारे एडवांटेजेस थे वो भी यहाँ पे कंटिन्यू है।
किसी दिन आपकी तबीयत खराब है, आप नहीं आ पाए, कुछ भी इश्यूज हो सकता है, उन सबकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ऑफलाइन में हमें लगता था प्रॉब्लम क्या है, बच्चा बाद में भूल गया, 1 साल के बाद अभी आप पढ़ना शुरू करेंगे, 1 साल के बाद टॉपिक तो छोड़ो, ये भी बहस हो जाती है, सर ये टॉपिक कब पढ़ाया था, ये सब्जेक्ट हुआ भी था कि नहीं स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ पे सारा रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो गए, और अनअकैडमी ने जो पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है, इतना शानदार प्लेटफॉर्म है, चाहे वो टेस्ट सीरीज है, तो जो सारी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। तो फाइनली द पॉइंट इज, आपके पास क्या रिसोर्स है, क्या कैपेबिलिटी है, उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना होगा। और मतलब आप पहले या तो यूट्यूब देखते रहिए, रिकॉर्डिंग देखिए, लाइव देखिए, ऑनलाइन आइए, जैसे ऑफलाइन आइए, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे पिरामिड में, आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। थैंक यू। तो जब बात आती है इन्वायरमेंट की, ये तो बहुत ही सर ने बहुत ही ज़बरदस्त बात कही, और मैंने भी कहीं पर ऐसा पढ़ा था और सुना था कि जब आप 5 ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं तो 5 लोगों का ही एवरेज जो है वो आपकी लाइफ जो है वैसे ही डिफाइन हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आएंगे वो सारे के सारे वही होंगे जिनका मोटो क्लियर होगा लाइफ में कि मेरे को गेट ही करना है। और हमेशा जिनसे मैं पढ़ा हूँ, मेरे सामने बैठे हैं उमेश धांडे सर, उनका एक लाइन बोलूंगा, उनकी लाइन चोरी करके बोल रहा हूँ कि आप ना यार कोई भी अगर कैंपस प्लेसमेंट कर रहा है, कोई कैट या फिर एमबीए का सोच रहा है ना, तो उससे ना धीरे से दोस्ती बाय बोल दो उसको। आपका कितना भी अच्छा, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही क्यों ना, पर उसको भी अगर वो गेट नहीं कर रहा तो आप साइड हो लो। तो वो इन्वायरमेंट ही मिल जाता है वैसा। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरा खेल इन्वायरमेंट का होता है। और सबसे बड़ा खेल है, अभी मैं अगला आऊंगा उमा सर के पास, क्योंकि जब भी डिसिप्लिन की बात होती है नाम सामने होता है उमा सर का। तो सर डिसिप्लिन कैसे हम मेंटेन करवाएंगे और कैसे डिसिप्लिन ऑफलाइन में मेंटेन होगा, और बच्चों को जो एक मोटिवेशन आता है घर पे इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, तो अब ऑफलाइन में कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा सर? Thank you, sir. Actually, I am not a speaker, I am a teacher, basically. That's why always I suggest my students or my kids. Always I suggest first you concentrate about career. Whenever constraints and ambitions, if ambitions dominates constraints, then you prefer as per your constraints, whether online or offline. So financially, if you are good, if you would like to study seriously, if you want competitive environment, then better to take offline. Suppose if the distractions are more at your home, it is not possible to study at environment, then come for offline. Offline will give some serious environment in the discipline, everything, because timetable, as per the timetable, the classes are going on, everything. But when financially not that much then capable, then better to go for online, and you have to be self-disciplined, you have to keep your distractions away, and more serious about studies, then you can maintain, you can crack. That is not a tough job. With online, with stipulated time also, you can prepare the timetable and self-motivated, self-disciplined, you can crack. That is not a tough job. सर एक लास्ट स्टेटमेंट में बोलना चाहूँगा, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का होता है कि डाउट्स हमें क्लियर होंगे कि नहीं, तो डाउट्स ऑनलाइन में भी क्लियर होते हैं, बट जनरली ऐसा ही होता है कि ऑनलाइन में सारे एजुकेटर्स अपने घर पे होते हैं, आप भी अपने घर पे ही होते हैं, और एजुकेटर के पास भी कहीं ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बट ऑफलाइन होगा तो ऑब्वियसली मैं अगर कहीं भिलाई छत्तीसगढ़ से आया हूँ तो मैं यहाँ पे स्टे करूँगा, जो भी नंबर ऑफ डेज के लिए 20-30 डेज जितने दिन की भी क्लास होगी, सो ऑब्वियसली मेरे पास ऐसा कोई हेक्टिक शेड्यूल नहीं होगा। सो सारे एजुकेटर्स के साथ ऐसा ही होगा, सभी बाहर से आएंगे, और जब हम बाहर से आए हैं तो क्लास के पहले का टाइम हो या क्लास के बाद का टाइम हो, तो ये जो सबसे बेसिक एक नीड होती है लर्नर की, डाउट्स क्लियरेंस वाला, वो सबसे ज्यादा एडवांटेजियस हो सकता है आपके ऑफलाइन में। और लास्ट पॉइंट बस मैं ऐड करना चाहूंगा, संचित सर ने जो बोला कि माहौल और एक जो फ्रेंड सर्कल और जो ग्रुप और कम्युनिटी वाली बात होती है, तो जैसे मैंने भी गेट को क्रैक किया है, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट भी क्रैक किया था कॉलेज के फाइनल ईयर में। सो मेन क्रेडिट तो मेरे मेंटर को ही जाता है, यहीं बैठे हैं सर। सेकंड क्रेडिट जो मेरा जाता था वो मेरे सर्कल को जाता था, जो 3 या 4 लोग के साथ में पढ़ता था।
तो हम लोग को जब भी कुछ होता था तो हर एक चीज के लिए तो हम अपने मेंटर के पास नहीं जा सकते थे, तो पहले हम आपस में सारे डाउट्स को सॉल्व कर लेते थे, फिर हमारे जो कॉमन डाउट्स होते थे फिर हम जाते थे सर के पास। तो ओवरऑल जब भी टेस्ट होता था उस समय ऑफलाइन टेस्ट होता था, तो जो ऑफलाइन टेस्ट इंस्टीट्यूट में नहीं भी हो रहा है तो हम अपने घर में बैठ के 4 लोग इकट्ठा होके, तो ऑल इन ऑल एक एनवायरनमेंट आपको चाहिए, कोई चाहिए जो आपको पुश करे। कभी आपको लो फील होगा, कभी आपके फ्रेंड को लो फील होगा, एक दूसरे का सपोर्ट करें और एक दूसरे का सपोर्ट करते करते आप डेफिनेटली सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट अनअकैडमी का गेट ईएससी का सेंटर इस दिल्ली को ही क्यों रखा गया, तो यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा और साथ ही साथ में अनअकैडमी से रिलेटेड जो भी ऐसी चीजें हैं कि आपको क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, क्यों स्टूडेंट को ये सेंटर चूज करना चाहिए, क्यों ऑफलाइन में आपको यहीं आकर पढ़ना चाहिए, इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर कुलकर्णी सर को। सर प्लीज। और इतनी शांति यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा रेड्डी सर को, यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा दीपराज सर को, एंड प्लीज वेलकम प्रकाश सर। कुलकर्णी सर से स्टार्ट करते हैं। सर दिल्ली की बात आती है तो सर मतलब आगे कुछ मैं बोलूंगा नहीं, बस अब आपको बोलना है। Very good afternoon all. I'll keep it very simple and very short. वहां से आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल वहीं से आवाज आ रही है, और जब आवाज आएगी, आवाज जब आने वाली होगी भाई माइक दिया जाएगा, अभी नहीं बोलना। Yeah, when you start your preparation for IIT, JEE or so, generally which place comes to your mind first? Utah. Correct. Yes, yes. So when you think about GATE, the center that comes in mind is Delhi. Yes or no? Yes sir. Bolo re. Yeah. So why Delhi center? See, as Sanchit sir said, it is the environment that matters a lot. He has put even environment at first place instead of educators. I do agree with you, sir, because it is the surroundings that matter a lot. Here, you are going to get a competitive spirit apart from say classes or so. If you are preparing for say civil services examination, maybe with engineering background as one of your optionals, so definitely this is the place wherein you can have that touch also. And you may be preparing for Indian Forest Services, then engineering services. It is something like a hub wherein you find so many students preparing for the same examination. So definitely you will have an edge when you come to this place. So this is the right place, I personally feel, and I personally feel this is my Karma Bhumi. Though I belong to Telangana state, Hyderabad is my place, but I feel Delhi as my Karma Bhumi, so definitely I'll give my best. So it's up to you now. Definitely we'll work together for your welfare. जो भी आपके doubts है, you can ask. We are all educators are here with you to support you, and please don't hesitate. Just keep asking your doubts. We are there and we will try our best. हम ये नहीं बोल रहे कि हम सबसे क्या बोलते हैं बेस्ट है, टॉप है, टॉप है। हम कभी भी कोशिश करने वाले हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, और उससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। We are humble, we work hard, we are there for you at this center and will support you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Now सेम क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि अब आप लोग भी बस क्वेश्चन राउंड होने के बाद अपने मन में सोचते रहिएगा कि आपको क्या सवाल करना है। मैं फिर से बोल देता हूं, ऐसा नहीं कि बस यहाँ जो सर खड़े हैं उन्हीं से आप पूछेंगे। आप प्लीज नाम लें सर का, और आप पूछ सकते हैं, हम माइक वहां तक पहुंचा देंगे। सर सेम क्वेश्चन सर, ऑफलाइन दिल्ली अनअकैडमी सेंटर, दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन। So let me say whatever I want, right? So afterwards I will come to your point. Maybe both will be common answer maybe. So let me share my opinion. So whenever offline classes are going on, when I used to teach offline classes, so there are some students, right, who used to give answer and all, right? So when I am teaching, if I don't find that person, I will say, where is Ajay? I didn't see Ajay. So because I used to see those people, some people who are very sincere,
very serious. So I used to see, Ajay is not came today. So because he got to know that I am recognizing, so he used to see, right? Next day will come. Sorry sir, yesterday I didn't came, right? So because of this reason and all. So I used to see all the people. Arey, that person is missing, right? So we used to take care. Means it will indirectly give discipline to you. Right? Every day you will come to class. Every day will come. And one more thing is, when class is going on, 1 or 2 people will sleep. Of course, all are human. They will take heavy breakfast, right? They will sleep like a dog, right? So they will come. Some people afternoon class, 1 o'clock, right? They will take the heavy lunch, right? They will keep on sleeping. So I used to say, right? In one of the bench, one dog is sleeping, right? So I am going to ask the next question, that person only. I don't say which row also. Everyone, all the sleeping people. Is he asking me? So all will compare each other. So I don't know, right? I want to say that row also, I don't say. So next question I will ask him only. So all will be afraid of whom he is talking. Because so many sleeping people, if I comment one person, right, he will feel bad. So I don't say also. Finally, right, the next question he only will solve. So they got to know, I think, right, he will catch me somehow. They don't sleep also. If you really sleepy, right, please go outside, come once. If you really sleepy, after all we are humans, right, so you please go outside, wash the face and come back. So it will indirectly, directly will give discipline, right? If you are really self-disciplined person, if you are really, right, working hard, if you know your determination very well. So my suggestion is, right, if really not possible, you can go for online also, we don't have any problem. If you are doing job, you cannot come to offline, right? If you are going to the college, right, already college going person, I cannot expect you will join the offline. If you are disciplined, right, so you can do whatever you wish. College going person, right, how can I expect you will come and join? So suppose if you have little bit doubt also on yourself, right, definitely we will guide you. Definitely will guide you. And one more thing is, I will give the problem. I will ask, right? I will ask option A. How many of you raise the answer? Raise the hand. Right? Some people don't raise the answer. They don't raise the hand. One option also. Right? Don't have answer what? Can't you select out of 4 one also? So like that we will keep on motivate, right? So that everyone will participate in the class. There are some students are there who are really, right, they cannot ask the doubts when class is going on. Right? After class over, they will come to staff room. Right? They will ask the doubt. When I got to know it is a really nice doubt, I will give the shake hand. Wow, what a nice question. Right? If you try in the similar way, I'm going to see you in the top 10. Whether you will get top 10 or not, I don't know. Right? He asked a nice question. As a teacher, it's my responsibility, right, to appreciate. Now after exam is over, gate results are announced, right? Sir, I got this rank because one day you said to me, I will be in top 10. Even I said to many people, if I feel he is asked a nice question, I used to say randomly one line. So he will take that as inspiration, right? Even I don't know that I said that. So he will come back and after results and he will say, you said to me one day I asked this doubt. You asked it this way. Thank you so much. That line changed my life. Some people, I cannot ask, every person will ask directly. Some people are there who are having lot of day to ask in the middle of the class, standing and asking the doubt. Very less people are having that kind of day. Right? Some people will come in the staff room. Some people will come with group. Right? This is my doubt, sir. I asked all my friends. No one is there, right? No one knows this. Can you explain this? If I really feel it is a good doubt, right? I will say that instead of saying only these 5 people, after a break is over, I will explain to the total class. So like that. And some people will come little bit late to the class, right? I used to say, one Maharaja came now only. Can you see him once? Everyone will say that. So he will say, sorry sir, next day I don't come late. So automatically you will get discipline, right? When you all are small kids, right? One time if you say, I will slap you, so he will say, okay, next time onwards I am okay. Because I cannot say you are so mature, you can take your own decision. That these all are, I think, when you say BTech you are studying, right?
close to BTech completion. Almost small kid, we have to guide properly. If you are a disciplined person, I am very happy to say that you can go to the online. Right? Disciplined person, everything perfect. Right? If you think that little bit also doubt is there, my suggestion is please come to the class. We will take care not only before exam, not only after exam, not only while exam is going on. Throughout your total preparation, we will be there. Right? So every faculty, indirectly, directly, one motivation class will take. In an academy, the best thing is either me or my co-faculties every day. Right? Some faculty will take the motivation lecture. We will there throughout the year. Trust me, an academy is the best platform for students. Right? It is the best platform because teaching and going, it's not the way. There are small kids, right? A lot of depressions will be there. Right? This problem, how you handle? Right? You are getting these kind of problems. Right? Are you demotivated? Right? So we will take one lecture. Sir, I am really frustrated, sir. I don't know whether I will get the rank or not. I will say tomorrow I will take one special class, which will be useful to all the students. So we are always there with you. In my opinion, an academy is the best platform, right? So thank you so much for giving this opportunity. तो दीपराज सर यहाँ पर मुझे बताइए कि कैसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट करेंगे इस अन अकेडमी के सेंटर में ऑफलाइन में सर। हेलो जनता, यस। सो देखिए, गेट क्यों करना चाहिए, बहुत सारी बातें हुई और एक बात जो मुझे हमेशा से याद है वो है कि इंजीनियर्स दो तरीके के होते हैं। एक जो आईआईटी से पढ़ते हैं और दूसरे जो आईआईटी में पढ़ने की चाहत रखते हैं। सो वो बात मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहा और जैसे ही अपन गेट के बारे में बताया कि भाई आप यहाँ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, सो बिल्कुल आपके पास मौका है। बस शर्त ये है कि वो डिसिप्लिन चाहिए, वो शिद्दत वाला प्यार चाहिए, आपके अंदर से वो आना जरूरी है कि यार मुझे तो अब करना है, मुझे फोड़ना है। मुझे क्या लगता है, जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ ना, तो मुझे लगता है सर कि कई बार बच्चे वहाँ रजाई के अंदर सोए हुए हैं और टाइप करते हैं सर एक बार और एक बार और कि हो जाए। यहाँ पे अगर आप डाउट पूछते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि भाई आप यहाँ बैठे हो और गार्डन में घूम रहे हो कि नहीं। यहाँ बैठ के आप गार्डन में हो क्या, तो उससे समझ में आता है कि आप अभी जो डाउट पूछ रहे हो तो क्या आप यहाँ थे या नहीं थे। तो ये सारी चीजें आपको ऑफलाइन में देखने को मिलेगी और सारे लोग तो है ही, है ना, तो आपको बेस्ट चीजें यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। प्रकाश सर से जानते हैं लास्ट उनका जो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस था वो भी, और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स को मैं आपको बता दूं कि सारे जितने भी एजुकेटर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, सारे एजुकेटर्स का ऑफलाइन का जो जोन था वो बहुत ही मतलब ऐसा कि भाई स्टूडेंट्स और फैन फॉलोइंग और मतलब सर को छोड़ नहीं रहे हैं, डाउट चल रहा है। और बता दो कई बार ऐसा भी होता था और यहाँ पर भी होगा, ये गारंटी है कि जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो हम लोग यहीं पर होते हैं, जो हमारे एजुकेटर्स होते हैं यहाँ पर होते हैं, आप बैठ करके डाउट पूछ सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ 3 क्लास पहले का भी डाउट होता है तो आप पेज पर डालें सर ये क्वेश्चन कैसा करना था सर, एक बार देख लेंगे क्या, तो एजुकेटर बस ये बोल देता है अरे कुछ नहीं इसमें तो ये लगा था, उस दिन क्यों नहीं समझा। तो वो और इंटरेक्शन भी वैसे होते रहते हैं। तो सर प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। Till now, everyone discussed regarding indiscipline, irregularity, and all the things. Yes, students, sometimes it will happen, but not only with the students. No one noticed that when a student sitting ideally studying in our house, so we'll say, go and bring milk packet, go to bring groceries, come today there is a function is there, and also this weekend we go to movie. Student time is very valuable. It may be parents, it may be surrounding people, it may be relatives. They feel that just he is studying simply ideally, so we can give some work to him. So ultimately like that chalte, in a day around 2 hours is getting wasted. For a student who is preparing seriously to get top rank in a competitive exam, the 2 hours also matters. But the people surrounding us, even our parents also don't know about it. And sometimes somebody from our society will come and visit our house. They will say, your son completed engineering,
why he is sitting ideally, he is not getting any job. So this will demotivate the student like anything, because I am getting these messages from students regularly. Sir, I am studying, and some of my auntie came and she said that boy got software job. Why your son not got this? So that kind of words create a negativity, and that negativity will spoil 2 days. It won't go, that negativity won't go within 1 hour or 2 hours. The total distraction will be created to the student. So this is the unnoticed thing by parents and also by teachers. So we always say student is irregular to the class. After 1 day he is coming, next day he is not coming. So this kind of things, when student is sitting after completing engineering, he is preparing for a great exam. We say GATE and ESE is a top level examination. More than 1 lakh, every branch, more than 1 lakh students are competing. Opportunities are there, but still he has to work hard. So such kind of top exam, he need an ideal place to prepare. And with positive vibes, that positive vibes are very much required. And parents feel that, yes, we have paid the fees for online, he is studying, and they don't observe the surroundings because they are busy with their works. But this negativity, the surrounding people negativity, or else distraction, or we say, you are studying continuously now, come to movie. So some marriage is there, 3 days, gone. If you go for a tour, go for a marriage, 3 days gone. So every 1 hour, every 1 day is important in the preparation. So if the student who completed engineering, coming to the Delhi, joining here classroom program, his time is effectively utilized. All these distractions, all this negativity, because the words by surrounding people, that will affect the students' time wasted, because negativity makes more depressed, more demotivated. He feel that, arey, my friend is getting the job, he got the job already, he is working, he is buying new bike, he is getting a software job, and he is also getting married after some days. So I am not ideally sitting and studying. Finally he concluded that I am unfit for the preparation. Again he searched for another job. So instead of all these negativities, if we come to one place where the surrounding people also preparing for competitive exams, that positivity will spread. That positivity makes the student to study well and utilize the time effectively. And that positivity we create here in Unacademy Center. And as a team of civil engineering, the teachers here are most experienced in their respective subjects, and they taught both offline and online, and they know very well what are the troubles students face in the exam, what mode of questions the exam will ask, and the level of students also, how intelligent student can solve the question, how an average student can solve the question, where students will feel difficulty, so that we can identify the students' negative points and we can rectify them in the class itself. So students can utilize this classroom program and they can crack their exams. Yes, sir. Thank you so much, sir. जस्ट हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं अभी यहाँ पर बुलाऊंगा, आमंत्रित करूंगा, और स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए ही बुलाने के लिए मैं यहाँ पर बुलाऊंगा राजीव सर, प्लीज सर, सरोला सर और कृष्णदास सर। तो यहाँ पर भी जस्ट इसके बाद, इस वाले सेशन के बाद हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट ही कराने वाले हैं। तो स्कॉलरशिप टेस्ट सर, नॉर्मली स्टूडेंट के माइंड में आता है स्कॉलरशिप टेस्ट देने से क्या ही होगा सर, क्या हम लोग इसका 100% ले या थोड़ी ना आएंगे, हम कहाँ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते या क्या होगा। सर आपको क्या लगता है स्कॉलरशिप टेस्ट अभी बच्चों को, जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, सारे लोगों को अपियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? श्योर, 100%। तो सर क्यों करना चाहिए सर? सर मान लीजिए कोई ऐसा सोचे सर मैं तो तैयारी भी करके नहीं आया सर, मैं सेफ्टी तो जानता नहीं है, आप प्लीज थोड़ा सा ये बताएं कि भाई तैयारी कोई नहीं करके आया। You see, everybody on this face of earth is running behind only one thing, that is success. We are here for success, you are here for success, right? सारे हम लोग जो यहाँ पे मानव जाति हैं, सफलता के पीछे ही तो भाग रहे हैं। हम भी सफलता के लिए यहाँ पे हैं, आप भी सफलता के लिए यहाँ पे हैं। But you know, उसकी डिजायर है आप में, वो जो चाहत है आप में, that desire has brought you here, right? And you are committed. आप में वो commitment है, that's why you are here. The next thing is that yes, क्या केवल इस डिजायर से, केवल इस कमिटमेंट से वो सक्सेस आपको मिल जाने वाला है क्या? आप खुद से पूछो, क्या केवल डिजायर से आप गेट में ऑल इंडिया रैंक ट्रिपल डिजिट में ले आएंगे आप? नो। केवल कमिटमेंट रहा कि ठीक है हम आ गए, अकेडमी का ऑफलाइन सेंटर आ रहा है, सारे टॉप एजुकेटर्स आ रहे हैं, तो क्या इस कमिटमेंट से काम चल जाएगा? नहीं।
The next thing is that you will have to be responsible, right? And scholarship test के through अभी जब आप इस पेपर को लिखेंगे, yes, undoubtedly aptitude का क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन से 15 मिनट्स का टाइम आपको दिया गया, definitely you are going to solve everything, and definitely you are going to get some great scholarship. So it's just a way, just a like medium to get you in here, right? Now the second thing that I want to say, ठीक है, सब लोग आ गए, स्कॉलरशिप देंगे, अनडाउटेडली स्कॉलरशिप सबको मिल भी जाएगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपको मिलेगा, क्योंकि एप्टीट्यूड है यार, 10 तक का क्वेश्चन है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कौन नहीं जानता है, ठीक है, साइड में आके मेरे से पूछ लेना अगर नहीं हो रहा होगा तो। हाँ, नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से कि देखो गाइस, आपको जो भी टाइम मिला है ना, दिस टाइम सब किसी ने कहा था कि टाइम इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस गिफ्ट दैट इज गिवन टू अ पर्सन, बट द प्रॉब्लम इज it is the most non-renewable resource. Please value this time. मेरे साथ आज कुछ टॉपर्स भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ऑल रैंक 1, ऑल रैंक 4 यहाँ बैठे हुए हैं अभी आपके साथ में। इनसे भी अगर आप बाद में बात करोगे, यही बताएंगे कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, अपने टाइम की वैल्यू करनी है, दैट्स इट। 50 मिनट है आपके पास, दिखा दो क्या कर सकते हो, एंड यस वी आर हियर टू गाइड यू सर। अमित सर, जो नॉर्मली ऐसा स्टूडेंट का होता है कि हमारे पास कुछ एग्जांपल होता है कि भाई ये स्कॉलरशिप टेस्ट का परफॉर्मर था और फिर इसने गेट में परफॉर्म किया या नहीं किया, कैसा था सर? आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस? जी सर, तो कल ही हमें जय चावड़ा मिले थे गुजरात। नहीं, वो तो वहाँ से था, ओल्ड वाला। अच्छा, ओल्ड वाला, ठीक है। कल जो मिले थे वो अपने शाह दर्शन, वो भी गुजरात, वो भी गुजरात, ठीक है। तो उन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट लिखा था और स्कॉलरशिप टेस्ट में उन्होंने रैंक जो अचीव किया था वो फर्स्ट अचीव किया था, फर्स्ट रैंक करते हुए। उनका गेट का रैंक भी उसी डिजिट में हमें देखने को मिला, फर्स्ट रैंक। हाँ, और उसके बाद उनका जो स्कॉलरशिप मिला था उन पर अप टू 30% स्कॉलरशिप भी मिला, जिसमें उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन भी करी। तो कुल मिलाकर आपका बेनिफिट ये है कि यदि आप लोग ऐसा सोच के बैठे हैं कि यार हमें कुछ भी नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप के नाम पर, या हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप अपियर हुए हैं स्कॉलरशिप में तो डेफिनेटली यू विल बी गेट बेनिफिटेड, कुछ ना कुछ आपका फायदा जरूर होगा। आप पूरी इंक्वायरी करिएगा, हर एक पहलू को समझिएगा, हर एक पहलू को जानिएगा, उसके बाद अपना डिसीजन बनाइएगा। तो मेरी तरफ से स्कॉलरशिप लिखने वाले सभी एस्पिरेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से ही आपका गेट का प्रिपरेशन का पहला दौर स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसमें पूरी एनर्जी के साथ कीजिएगा और क्वेश्चन को शांति से रीड करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें उसका आंसर वहीं पर छुपा हुआ होगा, ठीक है। यही हमारी उसमें कला है क्वेश्चंस को फ्रेम करने की, कि आपको आंसर्स भी वहीं कुछ न कुछ मिलेंगे आपको। जी ठीक है सर। दास सर, स्कॉलरशिप टेस्ट का ही मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट होने वाला है और आपने रायपुर सेंटर इतने सालों में हैंडल किया और आप भी कराते थे पूरा स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ऐसा कोई आपके पास भी है एग्जांपल में कि सर टेस्ट देने वाले बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा रहता है? और हमने ये भी देखा है, मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, कि कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर कम है तो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल जाता है अगर स्कॉलरशिप टेस्ट देने वाले बच्चे कम है। और यहाँ पर बता दो, जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं सभी बच्चे, हर एक स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर प्लान किया गया है टीम के साइड से। रीजन भी मैं बता देता हूँ, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों वो ये है कि फर्स्ट टाइम अनअकैडमी ने अपना गेट ईएससी का ऑफलाइन सेंटर यहाँ पर स्टार्ट किया है, तो किसी भी चीज में कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं रहेगी, ये इस वादे के साथ हम लोग इस सेंटर को स्टार्ट किए सर। तो सर रायपुर की आप बात किए तो मैं बोल रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे आया हुआ है आज स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, तो सभी लोग अपनी एक कहानी जो है वो नई चालू करने के लिए आए हैं कि सर अगले साल जो है हमारा गेट जो है वो बेहतरीन जाने वाला है। तो एक दो लाइन बोलूँगा सर इसलिए कि कहानी अगर आज आपकी शुरू हो रही है तो कहानी शुरू हो रही है तो ख़त्म भी होगी, और किरदार अगर काबिल है तो याद भी रखी जाएगी। आप सभी को ऐसा किरदार निभाना है कि सभी के डेस्क में आप देखेंगे एक शीट रखा हुआ है जिसमें कुछ फैकल्टीज के फोटोज लगे हैं और उसके साइड में कुछ स्टूडेंट्स के भी फोटो लगे हैं। तो वो सभी काबिल किरदार है जिसकी वजह से आज आपके उस टेबल पे वो फोटोज लगे हुए हैं। तो आप सभी को भी आज जो कहानी शुरू करनी है उसमें अपनी काबिलियत को बताना है। तो काबिलियत को बताने के लिए ही पहला जो पड़ाव है वो इस स्कॉलरशिप टेस्ट से चालू किया जा रहा है।
तो आज आपको बेहतरीन परफॉर्म करना है, इतना बेस्ट देना है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। जैसे कि राजीव सर ने बोला कि वो भी हेल्प करने वाले हैं, और रेड्डी सर ने ये बताया कि उनके क्लास में एक अजय नाम का बालक था जिसको वो हमेशा आइडेंटिफाई करते थे, और कई सारे फैकल्टी ने ये भी बताया कि हम सिर्फ अजय को आइडेंटिफाई नहीं करते थे, हम उनको भी आइडेंटिफाई करते थे जो पीछे बैठा हुआ है, और उसकी काबिलियत को पहचानते हुए उसको भी एट लास्ट जब 1 साल बाद वो उभर के आता था तो वो शिवम सिंह जैसा फर्स्ट रैंक भी लेके आता था। तो हमको सबको काबिल बनाना है, इसीलिए ये ऑफलाइन सेंटर चालू हो रहा है। तो फटाफट से आप रेडी हो जाइए, और अभी स्कॉलरशिप तुरंत होने वाला है टेस्ट सर, और उसमें अपनी काबिलियत को शो कीजिए। सर क्वेश्चन का फॉर्मेट आप अच्छे से बता सकते हैं? क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट ओपन करते मिल जाएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास क्वेश्चन का फॉर्मेट हो जाएगा, और वैसे भी आप क्वेश्चन का फॉर्मेट जान के करेंगे भी क्या बच्चे सर। अब टाइम है फोड़ने का, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बस मैं बोलूं कि चलो झमाझम कुछ करें, झमाझम, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे भाई? तो मैं यहाँ पर बुलाऊंगा झमाझम वाले सर, नेगी सर और अभिषेक सर को। सर प्लीज आप लोग आए यहाँ पर। और बता दूं, ये दो ऐसे एजुकेटर्स जिनको कोई भी इंट्रोडक्शन की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सर प्लीज आइए स्टेज पे सर। तो दोनों ने ही अपने अपने सेंटर्स ऑफलाइन के ऑलरेडी रन किए हुए हैं। ऑफलाइन में बोलना चाहिए क्या कि कई रैंकर्स इन्होंने दिए हुए हैं, खुद भी रैंक फोड़े हुए हैं, 1 रैंक लाए हुए हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस ये बोलूंगा कि सर आप लोगों का जो ऑफलाइन का पुराना एक्सपीरियंस था और अब जो ये कोलैब करके नया हम लोग लाने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में आप बात कर लें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अभी आपके सामने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, टोटल 3 क्वेश्चन। बहुत ध्यान से सुनना, आप ही लोगों को आंसर करना है। पहली चीज यही है ऑफलाइन का फील। जब टीचर सामने है, जो इंस्ट्रक्शन है ना 1 to 1, उसका कोई जवाब ही नहीं। दूसरी चीज, आपका ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, जब आप पढ़ते हो कुछ ना कुछ आ रहा है, जब टीचर सामने रहता है ये डिस्ट्रैक्शन मिनिमम होने वाला है। तीसरी चीज, जब टीचर सामने खड़ा है और पढ़ा रहा है और बोलता है कि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं या किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, आपका जो फोकस होता है एकदम आप पिन पॉइंट टीचर की हर बात को सुनते हैं। तो यार यही ऑफलाइन का फील है, और हम लोग हैं, हमारी टीम है यहाँ पर। डेफिनेटली हम लोग अपना बेस्ट देंगे और चाहेंगे कि आप लोग सब ज्वाइन करो। और यार देखो, तालियां आप लोगों के लिए। लास्ट 2 घंटे से आप यहाँ बैठे हो, मैं देख रहा था कोई भी बाहर नहीं गया है, तो तालियां आप लोगों के लिए भी है। 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं। आ जाओ रे बाबा। हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं सब लोग? पहले ये बता दो, क्योंकि जस्ट मेरे बाद शायद स्कॉलरशिप टेस्ट शुरू होने वाला है, तो मेरे ख्याल से सर ने जोश भर दिया, सारे टीचर्स ने जोश भर दिया है। और ऑफलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मुझे लगता है कि यहां सारे टीचर ऑफलाइन के लिए क्रेव करते हैं। रीजन भी, हम पढ़ाते तो जरूर है ऑनलाइन में, एक स्क्रीन को देख के, बोले कि कैमरे को देख के, जहां एज्यूम करते हैं कि बच्चे हमें सुन रहे होंगे। अगर क्लास में 400 का स्ट्रेंथ दिखता है, ऑनलाइन में तो भी एज्यूम करते हैं कि वो 400 का क्राउड होगा। और जब ये ऑफलाइन में एक्चुअल में फील होता है, जब आप सामने दिखते हो, जब एक एक बच्चे का चेहरा सामने दिखता है, उसकी आंखें दिखती है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ऑनलाइन में तो हमें सोचना पड़ता है, अच्छा समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन में समझना पड़ता है कि अच्छा ये पॉइंट ऐसा होगा कि यार चलो ये चीज क्लियर हो गया होगा। बहुत बार ऐसा चीज होता है कि टफ से टफ टॉपिक अगर आता है, प्रवीण सर आप ये चीज में क्लियर करना, बहुत बार ऐसा होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, बहुत बार ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो बहुत टफ होता है, और ऑनलाइन में बहुत बार होता है बच्चा वो चाह के भी नहीं समझ पाता।
तो सर क्या ये वो मीडियम हो चुका है जहां पे ऑफलाइन जो हम हाइब्रिड मॉडल लेके आ रहे हैं, यस डाउट तो क्लियर होंगे ही, लेकिन क्या ये फेज आ चुका है जब बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो जाए ये ऑनलाइन और हाइब्रिड मॉडल में ये बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है? तो बच्चे लोग, आप लोग के लिए बस एक ही बात बोलूंगा, ये जो हाइब्रिड मॉडल अनअकैडमी लेके आ रहे हैं, सबसे पहली बात, हाइब्रिड मॉडल जैसा सर लोगों ने बोला कि आज तक गेट इंडस्ट्री में नहीं आया है, एंड अनअकैडमी इज द फर्स्ट टू ब्रिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू इन द दिल्ली सेंटर। और आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्त, इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलने वाला है? ये उन बच्चों को मिलने वाला है जो स्लो लर्नर है, राइट? फास्ट लर्नर आर वेरी गुड, वो क्लास में पिक कर लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है 80 to 90% स्टूडेंट्स आर स्लो लर्नर्स। एंड हम हमेशा एक बात बोलते हैं, हम उन बच्चों को नहीं पढ़ाते ज्यादातर जो जल्दी पढ़ लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि वो तो सीख ही लेते हैं किसी ना किसी माध्यम से। लेकिन हम टीचर्स तब बढ़िया बनते हैं जब हम उन बच्चों को फोकस कर पाते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, एंड दिस हाइब्रिड मॉडल इज गोइंग टू डू दैट। तो ऑल द बेस्ट फॉर स्कॉलरशिप टेस्ट। आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे होगे। थैंक यू सर, और बहुत अच्छा फील हो रहा है दोनों को स्टेज पर देख करके।